ल्यू मोकियाओ की बेकार कॉर्पोरेट जिंदगी उसे पूरी तरह निगल लेती है जब वह एक खाली जगह में गिर जाता है। वह एक एडवांस लैब टेबल से बंधा हुआ जागता है और उसके सामने एक विशाल डरावना रोबोट खड़ा है। बधाई हो, वह एक खतरनाक प्रयोग के लिए वॉलंटियर 645 है, जिसे जानकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। रोबोट आराम से समझाता है कि वे उसके दिमाग में एआई मॉडल्स डाल रहे हैं ताकि एक नई जिंदगी जीने के बाद वे डेटा इकट्ठा कर सकें। मौका मिलने पर ल्यू एआई इंटरफेस को अपनी आंख के नीचे एक तिल में छिपाने का फैसला करता है, लेकिन साल 2178 की बेहोशी की दवा चेहरे पर एक जोरदार डंबल मारने जैसी होती है। वह एक अजीब सी जगह से खिंचता चला जाता है, यह सोचकर रोते हुए कि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमन फ्लैश ड्राइव है। वह अचानक होश में आने पर बाथरूम के फर्श पर गिरता है। वह हांफते हुए आईने में अपने हाई स्कूल वाले रूप को देखता है। वह एक फिल्म के हीरो की तरह सिस्टम मेन्यू बुलाने की कोशिश करता है, हवा में हाथ पैर मारता है पर कुछ नहीं होता। तभी एक बास्केटबॉल उसकी तरफ तेजी से आती है और अचानक उसकी आंखों से सामने ढेर सारा डेटा उभरने लगता है। एआई कोई इंटरफेस नहीं है, यह उसके दिमाग में फिक्स हो गया है, जो उसकी बॉडी को सुपरह्यूमन लेवल्स तक अपग्रेड कर रहा है। कैंपस में चलते हुए वह जियांग लिन को देखता है, वो शांत लड़की जो चुपके से उससे प्यार करती थी और अपनी पिछली जिंदगी में उसका ख्याल रखती थी। इस बार वह कसम खाता है कि वह कायर नहीं बनेगा, वह अपनी झिझक के कारण उसे खोने नहीं देगा। अचानक एक बास्केटबॉल उसके सिर की ओर उड़ती हुई आती है, लेकिन ल्यू के तेज रिफ्लेक्स काम करने लगते हैं। वह उसे आसानी से पकड़ लेता है। शरारती लड़का शीफेंग है, जो एक घमंडी बुली और अमीर बच्चा है। शीफेंग जियांग लिन का मजाक उड़ाता है, लेकिन ल्यू अब वो कमजोर लड़का नहीं है जो पहले हुआ करता था। वह जियांग लिन से माफी मांगने को कहता है, लेकिन बुली बस उसके चेहरे पर हंसता है। शीफेंग एक चुनौती देता है, एक 1-on-1 बास्केटबॉल मैच की। जो पहले 11 पॉइंट्स बनाएगा वो गेम के नियम तय करेगा। गेम शुरू होता है और ल्यू की एआई चिप तुरंत शीफेंग के खेलने के तरीके और कमजोरियों को समझ लेती है। एक बिजली जैसी तेज चाल के साथ ल्यू आसानी से उसे चकमा देकर पहला शॉट मार देता है। शीफेंग बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यू का सिस्टम हर मूवमेंट को कैलकुलेट कर लेता है। वह बिना किसी मेहनत के फिर से उस हैरान बुली को पीछे छोड़ देता है। मैदान पर अपनी परफेक्ट निशाना लगाने की क्षमता से दबदबा बनाता है। मैच एक बुरी तरह हारने वाले खेल में बदल जाता है। ल्यू स्कूल के स्टार खिलाड़ी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। शीफेंग पूरी तरह से मात खा चुका है। एक भी ब्लॉक ना लगा पाने के बाद लियू लगातार स्कोर करता रहा। एक आखिरी कैजुअल शॉट के साथ लियू ने 11-0 से शानदार जीत हासिल की। उसने जियांग लिन की तरफ इशारा करते हुए माफी मांगी, लेकिन बेइज्जत शी फेंग वहां से गुस्से में चला गया। लियू उसे जाते हुए देखता रहा और पहले से ही शी फेंग की फैमिली कंपनी के करप्शन स्कैंडल को बाहर लाने की प्लानिंग कर रहा था। बाद में उसे जियांग लिन क्लासरूम के बाहर घबराई हुई मिली, जिसे एक बेकार टीचर ने परेशान कर रखा था। वह खुद को कसूरवार मान रही थी कि उसी की वजह से लियू मुसीबत में पड़ा। ये उस पुरानी दर्द भरी याद थी जब वह अपनी पिछली जिंदगी में हमेशा उसका इंतजार किया करती थी। उसने उसे दिलासा दिया और अब से उसकी रक्षा करने का वादा किया, जिससे वह शर्म से लाल और परेशान हो गई। वापस क्लासरूम में स्कूल की पॉपुलर लड़की जिनमिंग उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जो लियू के अचानक बढ़े स्टेटस से काफी इंप्रेस थी। वह उस मूवी डेट का जिक्र करती है जिसके लिए लियू कभी गिड़गिड़ाया करता था, लेकिन लियू को एहसास हुआ कि वह गलत लड़की के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा था। उसने साफ मना कर दिया और ऐलान किया कि वह जियांग लिन को लेकर जाएगा, जिससे जिनमिंग शर्मिंदा और गुस्से से आगबूला हो गई। जियांग लिन हैरान थी, मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लियू उसके करीब आया और प्यार से अपने इरादे साफ कर दिए। उसने सारी गलत फहमी दूर करते हुए कहा कि उसे अब जिन मेंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने सामने खड़ी उस शर्मीली लड़की को देखकर उसने पूछा कि क्या वह अभी भी उस फिल्म के लिए चलना चाहेगी। उसे राहत मिली जब वह खुशी से मुस्कुराई और वीकेंड डेट के लिए मान गई। क्लास के दौरान बदला लेने पर उतारू मिसशे लियू को एक मुश्किल ट्रांसलेशन पूछकर नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लियू बिल्कुल नहीं डरा। उसकी एआई ने तुरंत टेक्स्ट बुक, नोट्स और पूरा बैकग्राउंड सामने ला दिया। उसने उस टेक्स्ट का एकदम सटीक एनालिसिस पेश किया और जो सजा उसे मिलनी थी उस सबके सामने अपनी काबिलियत साबित करने का मौका बना लिया। टीचर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में दावा करती है कि रेफरेंस बुक रटना असली ज्ञान नहीं होता, तो लियू ने और आगे बढ़कर पुरानी किताबों का हवाला देते हुए टेक्स्ट बुक में ही एक गलती निकाल दी। हारी हुई और चुप टीचर के पास क्लास जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, जिन मेंग आखिरी बार उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है और उसकी डेट की पसंद का मजाक उड़ाती है। वह खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन लियू आसानी से उसकी घटिया हरकतों के पीछे का मकसद समझ जाता है, जिससे वह उसे जला सके। वह जियांग लिन को देहाती कहकर बुलाती है, लेकिन लियू ने रूखे अंदाज में उससे कहा कि वह खुद की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करना बंद करे जो उसकी पहुंच से बाहर है। वह वहां से चला जाता है, जिन मेंग को गुस्से में छोड़कर यह जानते हुए कि अब वह उसके खेलों से पूरी तरह बेहतर है। वह जानता है कि झांगलिन बड़ी होकर कैंपस की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की बनेगी। वह झांगलिन को हिम्मत देता है, उससे कहता है कि वह उन छोटी मोटी बातों से कहीं ज्यादा कीमती है जो लोग उसे चिढ़ाने के लिए कहते हैं। वीकेंड आ जाता है और वे आखिर अपनी डेट पर जाने के लिए मॉल में मिलते हैं।
बेहद इंतजार वाली डेट। जियांग लिन बिना चश्मे के आती है, बहुत शानदार दिख रही है और लियू उसकी खूबसूरती देखकर पूरी तरह खो जाता है। वे थिएटर में जाकर बैठते हैं, हाथ टकराते हैं और वे हल्की रोशनी में पॉपकॉर्न की एक बाल्टी शेयर करते हैं। फिल्म एक कॉमेडी है जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में 10 बार देखा है, लेकिन उसे इतनी मासूमियत से हंसते हुए देखना इसे बिल्कुल नया बना देता है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ यहाँ बैठकर उसे मुस्कुराते हुए देखना किसी भी बड़ी फिल्म से बेहतर है। फिल्म के बाद वे आर्केड में घूमने जाते हैं, कोई यादगार तोहफा जीतने के लिए। उसकी नज़र क्लॉ मशीनों पर पड़ती है, लेकिन लियू कुछ ऐसा ढूंढना चाहता है जो सबसे अच्छा फायदा दे। बदकिस्मती से उनकी डेट में शी फेंग और उसके बिगड़ैल दोस्तों ने रुकावट डाल दी, जो झगड़ा ढूंढ रहे थे। गैंग लियू का मजाक उड़ाता है, दावा करता है कि उसकी बास्केटबॉल जीत सिर्फ एक तुक्का थी। लेकिन लियू को एक बड़ा टेडी बियर दिखाई देता है, जो पंचिंग मशीन का रिकॉर्ड तोड़ने पर इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। वह उनके तानों को पूरी तरह नजरअंदाज करके एक सिक्का डालता है और मशीन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका एआई फिर से चालू हो जाता है, हिसाब लगाता है कि आर्केड को नुकसान पहुंचाए बिना स्कोर को सबसे ज्यादा करने के लिए ठीक 73% पावर की जरूरत है। एकदम सटीक प्रहार के साथ उसका हाथ लेदर बैग से टकराता है। डिजिटल नंबर तेजी से चलते हैं और स्कोर आसमान छूने लगता है। आखिरकार 999 के बड़े स्कोर पर आकर रुक जाता है। इनाम मिलते ही मशीन टिकटों की एक लंबी कतार उगल देती है। वह उस बड़े से भालू को हैरान झांग लिन के हाथों में थमा देता है और बदमाशों को वहां हैरान और खामोश छोड़ देता है। उस रात बाद में अपने घर के बाहर खड़े होकर वह अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचता है। वह अब सिर्फ एक हाई स्कूल का छात्र नहीं है, उसके पास एक एआई है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। एआई इंटरफेस को स्क्रॉल करते हुए वह फ्यूचर सॉफ्टवेयर वर्जन्स को एक्सेस करता है, इस इरादे के साथ कि घरेलू एनिमेशन को 10 साल पहले ही बेस्ट दौर में ले आए। बिना वक्त बर्बाद किए लियू अपना पहला 3D प्रिंटेड हार्ड ड्राइव बनाता है और घर निकल जाता है। वह एआई की रेंडरिंग पावर को टेस्ट करने के लिए इसे प्लग करता है। वह हैरान रह जाता है क्योंकि नतीजे बहुत शानदार होते हैं। चिप सेकंडों में एक परफेक्ट और असली दिखने वाला एनिमेशन रेंडर कर देती है। यह उन बारीक डिटेल्स को भी भर देती है जिनके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। घरेलू एनिमेशन इंडस्ट्री में क्रांति लाने का सपना अब अचानक उसके काबू में था, लेकिन वह अभी पैसे कमाने की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अपना साम्राज्य खड़ा करने से पहले उसे है कि डिवाइसेस से पुराना बदला लेना है। उसका एडवांस एआई साल 2010 की इस पुरानी साइबर सुरक्षा को मक्खन की तरह काट देता है। वह बड़ी आसानी से उनके इंटरनल मैनेजमेंट नेटवर्क में घुस जाता है। छिपी हुई फाइलों को चेक करते हुए उसे खजाना हाथ लगता है। उसे लंबे समय से चल रहे भारी रिश्वतखोरी के खेल का पता चलता है। डेटा मिलने के बाद लियू के सामने एक नई समस्या आती है। उसे जानकारी लीक करने का ऐसा तरीका चाहिए जिससे उसके परिवार पर कोई मुसीबत ना आए। वह एक खतरनाक वर्चुअल पहचान बनाता है। वह एक खर नाम एक्स रखता है। एक्स को एक देशभक्त हैकर के रूप में बनाया गया है जो छिपकर काम करता है। एक्स की धाक जमाने के लिए वह नेशनल इंटरनेट इमरजेंसी सेंटर को निशाना बनाता है। वह उन्हें एक रहस्यमयी चेतावनी भरा ईमेल भेजता है जिसमें वह अपनी ताकत दिखाने का वादा करता है। जैसे ही साइबर हमला होता है, साइबर सुरक्षा विभाग में हड़कंप मच जाता है। पूरे टाइम्स स्क्वायर पर बड़े बड़े डिजिटल बिलबोर्ड्स एक साथ हाईजैक हो जाते हैं। चमकता हुआ एक्स लोगो पूरी दुनिया की स्क्रीन पर छा जाता है। अधिकारी पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उनकी टॉप टीमें पूरी तरह से चकरा जाती हैं। एक्स उन्हें बड़ी सफाई से चकमा देता है और जैसे ही वे उसे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, वह कनेक्शन काट देता है। जब उनका पूरा ध्यान उसी पर होता है तो एक्स अपना दूसरा मैसेज जारी करता है। वह एक वीडियो फाइल के जरिए सीधे साइबर सुरक्षा बोर्डरूम को संबोधित करता है। वह खुद को देश की साइबर सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी ढाल घोषित करता है, लेकिन उसके इस साथ के साथ एक सख्त शर्त जुड़ी होती है। वह 5 बड़ी भ्रष्टाचार फाइलों का एक डिजिटल पेलोड डाल देता है। वह अधिकारियों को टारगेट पर कार्रवाई करने के लिए पूरे 7 दिन का समय देता है। इस रहस्यमयी हैकर गजब की काबिलियत को पहचानते हुए सरकार उसकी बात मानने का फैसला करती है। अगले ही दिन पुलिस की गाड़ियां हाई स्कूल कैंपस को घेर लेती हैं। भ्रष्ट टीचर शी यांग को हथकड़ी डालकर बाहर लाया जाता है। वह गुस्से में बड़बड़ाने लगती है, अपने गलत कामों के लिए गरीबी की मजबूरी को वजह बताती है। वह चिल्लाती है कि गरीब लोग सबसे खराब होते हैं, अपने छात्रों को कोसती है। लियू भीड़ से बाहर आता है और ठंडे अंदाज में उससे कहता है कि वह कभी टीचर बनने के लायक नहीं थी। वह उसे पहचान लेती है और उसका नाम चिल्लाती है जब उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है। स्कूल का जहरीला सिस्टम खत्म हो चुका है। जियांग लिन मानती है कि वह बहुत गुस्से में है। उसे नफरत है कि सही कंपटीशन के लिए बने उनके ठिकाने को इतना गंदा कर दिया गया। ली उसे दिलासा देता है, लेकिन उसका मन अपनी पुरानी जिंदगी की एक दर्दनाक याद में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे जियांग लिन ने सिर्फ उसके पास रहने के लिए एक टॉप यूनिवर्सिटी में अपनी सीट छोड़ दी थी, उसकी दुखद कहानी को बदलने के इरादे से। वह उसका हाथ पकड़ लेता है। वह पक्का वादा करता है कि वह उसी एलिट यूनिवर्सिटी में उसके पीछे जाएगा जिसे वह चुनेगी। उनके नए बने रिश्ते का जल्द ही एक स्पोर्ट्स इवेंट में इम्तिहान होता है। स्कूल की घमंडी लड़की जिनमेंग स्प्रिंट के लिए लाइन में खड़ी होती है। जैसे ही रेस शुरू होती है, जिनमेंग चालाकी से जियांग लिन की एड़ी पर लात मारती है। जियांग लिन लड़खड़ाकर ट्रैक पर गिर जाती है।
हालांकि वह बहादुरी से रेस पूरी करती है। लियू का एआई स्कैनर एक समस्या पकड़ लेता है। यह तुरंत उसके टखने में गंभीर चोट का पता लगा लेता है। इस सोची समझी साजिश पर गुस्से में वह एक पल भी नहीं हिचकिचाता। वह पूरे स्कूल के सामने जियांग लिन को अपनी पीठ पर उठा लेता है। उसकी मनाही को अनसुना करते हुए वह उसे सीधा मेडिकल रूम ले जाता है। वह खुद चोट चेक करने के लिए उसका जूता धीरे से उतारता है। अपनी एआई विजन का इस्तेमाल करके वह पक्का करता है कि चोट कितनी गंभीर है। वह प्यार से पूछता है कि क्या जिनमेंग उसे लगातार परेशान कर रही थी। जियांग लिन बात को टालने की कोशिश करती है और कोई पंगा नहीं चाहती, लेकिन लियू की कोमल जिद आखिरकार उसकी चुप्पी तोड़ देती है। उसकी आंखों के आंसू वही साबित कर देते हैं जिसका लियू को पहले से शक था, उसे स्कूल डॉक्टर के पास छोड़कर। वह कंप्यूटर लैब की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में ठंडे इरादे हैं। जैसे ही वह कैंपस की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, वह अपने ए को घंटों की रिकॉर्डिंग की खंगालने का निर्देश देता है। सिस्टम बारीकी से हर उस धक्के और ट्रिप को अलग कर देता है जो जिन मेंग ने रची थी। सबूतों का एक ढेर लेकर लियू भीड़ भरी कैंटीन में आता है। वह सबूतों के प्रिंटआउट्स को सीधे जिन मेंग के सामने जोर से पटक देता है। वह देखता है कि उसकी बदतमीजी पकड़े जाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। वह एक सख्त चेतावनी देता है, अगर आगे कोई भी परेशान करने की कोशिश की गई तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वह बाकी सबूत उसके पास छोड़ देता है, ये पक्का करने के लिए कि वह धमकी समझ गई है। जैसे ही वह दूर जाता है, जिन मुंग का दोस्त बदला लेने की कोशिश करता है, पर उसे तुरंत रोक दिया जाता है। एक क्लासमेट से ट्रेनिंग लेने और अपने हाई स्कूल के दुश्मनों से निपट लेने के बाद लियू अपने दिन अस्पताल में जियांग लिन से मिलने में बिताता है। वह उसके लिए घर का बना खाना लाता है और हमेशा उसका ख्याल रखने का वादा करता है। जैसे ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आते हैं, लियू के अचानक पहले स्थान पर आने से जियांग लिन हैरान रह जाती है। लियू मन ही मन सोचता है कि उसने अपने एआई पर थोड़ा ज्यादा ही भरोसा कर लिया था, जिससे गलती से उसने फुल मार्क्स हासिल कर लिए। अपने फ्यूचर पर बात करते हुए लियू नामी जियाक्सिंग यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला करता है। जियांग लिन अपनी बीमार माँ और बिजी पिता के करीब रहना चाहती है, इसलिए वह उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का फैसला करती है और वादा करती है कि वह वहीं जाएगी जहां वह जाएगा। थका देने वाले एग्जाम आखिरकार खत्म होते हैं और स्टूडेंट स्कूल के गेट से बाहर निकल आते हैं। साथ चलते हुए वे अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। दोनों कंप्यूटर साइंस फाइनल करते हैं। जियांग लिन मजाक में बताती है कि उसे उसका चुनाव पहले से ही पता था, क्योंकि वह मिडिल स्कूल से ही उस पर नजर रखे हुए थी। गर्मियों के लिए लियू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एनिमेटेड वीडियो बनाने का अपना प्लान बताता है। जियांग लिन तुरंत बोल पड़ती है कि वह उसकी सबसे पहली फैन बनेगी। जैसे ही वे ग्रेजुएट होते हैं, जियांग लिन अपनी झिझक छोड़ देती है। वह उसकी तरफ दौड़ती है और अपनी फीलिंग्स को छुपाना बंद कर देती है। उसे पकड़कर वह उसे जोर से गले लगा लेती है। वे कॉलेज में फिर से मिलने के वादे के साथ गर्मियों के लिए अलग होते हैं। घर वापस आकर लियू आखिरकार अपने बड़े पैसे कमाने वाले प्लान पर काम शुरू करता है। अपनी एआई ड्राइव को कनेक्ट करके वह अपनी पिछली जिंदगी की एक मशहूर कहानी को अडेप्ट करने का फैसला करता है। एआई तेजी से काम करता है, बिना किसी मेहनत के 500 से ज्यादा पूरे एपिसोड बना देता है। मन ही मन असली राइटर से माफी मांगते हुए वह पूरी सीरीज को एक साथ अपलोड कर देता है। अपने वादे के मुताबिक जियांग लिन उसका चैनल ढूंढती है और सब्सक्राइब बटन दबाती है। उसकी पहली फैन बन जाती है। एनिमेशन क्वालिटी एकदम शानदार है। बढ़िया विजुअल्स और काम देखकर लोग तुरंत इंप्रेस हो जाते हैं। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। स्क्रीन कमेंट से भर जाती है। दर्शक हैरान है, सिर्फ क्वालिटी देखकर ही नहीं, लेकिन रातों रात इतने सारे एपिसोड्स के आने से सब हैरान थे। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स चकरा गए, ये हिसाब लगाते हुए कि बड़े स्टूडियोज को भी इसे बनाने में 10 साल लग जाते। प्रोफेशनल डायरेक्टर्स मानते हैं कि ये काम अपने समय से कहीं आगे की चीज है। लियू मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि यह टेक्नोलॉजी से भविष्य से आई है, जिसे उसने भी पूरी तरह नहीं देखा है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक से प्लेटफॉर्म के सर्वर्स पूरी तरह क्रैश हो गए। एक खजाना हाथ लगते देख प्लेटफॉर्म का सीईओ तय करता है कि उन्हें इस क्रिएटर को फौरन अपने साथ जोड़ना होगा। वह खुद लियू को कॉल करके आमने सामने बात करने के लिए बुलाता है। वे एक कैफे में मिलते हैं जहां सीईओ लियू की कम उम्र देखकर हैरान रह जाता है। सीईओ लियू को उसके भविष्य के काम के एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए ब्लैंक चेक ऑफर करता है। लियू बिना हिचकिचाए 2 मिलियन नकद और कंपनी में 5% हिस्सेदारी की मांग करता है। बदले में वह उसी बेहतरीन क्वालिटी की 5 और एक्सक्लूसिव सीरीज की गारंटी देता है। हालांकि यह कीमत उस छोटे प्लेटफॉर्म के लिए काफी ज्यादा थी, पर सीईओ जानता था कि उनका भविष्य इसी में है। वह मान जाता है और वे इस बड़ी डील पर हाथ मिलाते हैं। 2 मिलियन उसी वक्त लियू के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सीईओ मानता है कि उसे इस तरह के जीनियस टैलेंट को खोने से डर लग रहा था। कैफे से निकलते हुए लियू जानता है कि असली फायदा उस हिस्सेदारी में है जो आगे चलकर अरबों की होने वाली थी। गर्मियां तेजी से बीत गईं और कॉलेज से ठीक एक रात पहले लियू अपना सामान पैक करता है। वह जियांग लिन को कॉल करता है और कैफेटेरिया में लंच पर मिलने का प्लान बनाता है। वह उसे कल के लिए तैयार किए गए एक सरप्राइज केस के बारे में छिड़ाती है। जब वे गुड नाइट कहते हैं तो उन्हें दूर होने का एहसास होने लगता है। तड़प महसूस करते हुए दोनों कबूल करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना याद किया है। अगली सुबह जियांग लिन यूनिवर्सिटी कैंपस में कदम रखती है।
उसने अपने चश्मे हटा दिए थे और बालों को नया स्टाइल दिया था। वह लियू को अपना असली रूप दिखाने के लिए तैयार थी। उसके इस शानदार बदलाव ने फौरन सीनियर स्टूडेंट्स का ध्यान खींच लिया। चर्चा फैल गई कि कॉलेज को एक नई कैंपस क्वीन मिल गई है। उसी समय लियू अपने डॉर्म रूम पहुंचता है और देखता है कि वह आखिरी है जो शिफ्ट हुआ है। उसके नए रूममेट्स कॉलेज लाइफ में उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। एथलेटिक यू सेन सबसे पहले अपना परिचय देता है। उसके बाद फांग जी है जो मजाक में खुद को अमीर घर का लड़का बताता है। और आखिर में थोड़ा शांत रहने वाला आईहोंग ग्रुप को पूरा करता है। फांग जी जश्न मनाने के लिए उन सबको शानदार लंच खिलाने का ऑफर देता है। लियू मान जाता है और उसे एहसास होता है कि उसे जियांग लिन के साथ अपने लंच डेट को आगे खिसकाना पड़ेगा। कैंपस के दूसरी तरफ सीनियर छात्र खूबसूरत जियांग लिन का सामान उठाने के लिए पीछे पड़े हैं। वह बड़ी इज्जत से लेकिन साफ मना कर देती है कि वह अपना नंबर किसी को नहीं देगी। लंच पर जाने से इनकार करते हुए वह बस लियू को ढूंढने में लगी है। अपने कमरे में पहुंचकर वह अपनी स्टाइलिश नई रूममेट फैंग वॉन्किंग से मिलती है। वॉन्किंग बताती है कि बाकी रूममेट्स सेकंड सेमेस्टर तक नहीं आएंगी। जैसे ही जियांग लिन लियू से मिलने के लिए निकलना चाहती है, वॉन्किंग उसे रोक लेती है। वह जिद करती है कि जियांग लिन उसके भाई की रखी गई पार्टी में उसके साथ चले। दूसरे लड़कों से न मिलना चाहने के कारण जियांग लिन हिचकिचा रही है। वह लियू से मिलना पसंद करती है, लेकिन उसे मना करने का कोई तरीका न मिलने पर वह लियू को मैसेज करती है कि उनका प्लान शाम के लिए टाल दें। वॉन्किंग की जिद के आगे झुकते हुए वह लंच पर जाने के लिए मान जाती है। रेस्तरां में फैंग जी अपने रूममेट्स को बताता है कि उसकी बहन अपने डॉर्म की लड़कियों को ला रही है। वॉन्किंग अंदर आती है, सिर्फ एक इंसान को लाने के लिए सॉरी बोलती है। ठीक उसी समय जब झांग लिन लियू के लंच वाले ग्रुप में पहुंच जाती है। झांग लिन को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन लियू जरा भी नहीं घबराता। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और हैरान दोस्तों के सामने उसका हाथ थाम लेता है और निढौर होकर उसे अपना बताता है। उसके रूममेट्स हैरान रह जाते हैं, ये सोचकर कि उसने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को कैसे पटा लिया। जैसे ही वे बैठते हैं, लियू अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता है, जहां उसने डर के मारे 30 की उम्र तक आने का इंतजार किया था। लेकिन इस बार दूसरे मौके के साथ वह पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा। उसके दोस्त उसकी गहरी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। वे नहीं जानते कि वो सच बोल रहा है। लंच के बाद लियू झांग लिन को जियाजियांग यूनिवर्सिटी के खूबसूरत कैंपस में टहलने ले जाता है। उन दोनों को साथ देख सबका ध्यान उन पर चला जाता है। सब लोग उन्हें देखते रह जाते हैं और सीनियर छात्र भी सोच में पड़ जाते हैं कि वह लकी लड़का कौन है। वे फव्वारों और रास्तों से होते हुए गुजरते हैं और दोपहर की भीड़ भाड़ से पहले के शांत पलों का मजा लेते हैं। झील के किनारे एक शांत जगह ढूंढकर वे एक बेंच पर साथ बैठ जाते हैं। जियांग लिन झिझकते हुए पूछती है कि उसने अपने दोस्त के मजाक का कोई सीधा जवाब क्यों नहीं दिया। लियू धीरे से मानता है कि उसने अभी तक उसे ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है। उसके कंधे पर सिर रखते हुए जियांग लिन ने मान लिया कि मिडिल स्कूल से ही उसे प्यार था उसकी सादगी देखकर। लियू को समझ आया कि उसके पुराने पछतावे बेकार थे और वह हमेशा उसे चाहती थी। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए आखिरकार उसने उसे गर्लफ्रेंड बनने को कहा। भावनाओं में बहकर उसने रोते हुए हाँ कह दिया और उनके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो गईं। उन्होंने झील के किनारे एक किस के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की और बीते वक्त की कमी पूरी की। रोमांटिक पल जल्द ही मिलिट्री ट्रेनिंग की मुश्किल हकीकत में बदल गए। लियू और उसके रूममेट्स चिलचिलाती गर्मी झेल रहे थे, उन अमीर लड़कों की शिकायत कर रहे थे जिन्होंने ड्रिल छोड़ने के लिए पैसे दिए थे। शेंग होंग मजाक कर रहा था, बेखबर कि उनके स्क्वाड पर क्या मुसीबत आने वाली है। उन्हें जल्द ही पता चला कि उनका स्क्वाड लीडर एक खूंखार सीनियर है जो फ्रेशर्स पर अपना रौब झाड़ने के लिए बेताब है। शेंग होंग को लगा कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ रिश्ते की वजह से लियू को परेशान किया जाएगा। लेकिन जब स्क्वाड लीडर ली चियांग आया तो उसने किसी और को ही अपना निशाना बना लिया, किसी को सबक सिखाने की जल्दी में। उसने शेंग होंग को पकड़ा। ली चियांग ने उसके भड़कीले सुनहरे बालों के कारण उसे बाहर निकाला और सामने बुलाया। सबके सामने एक डेमो के बहाने उसने शेंग होंग को फाइट के लिए चुनौती दे दी। शेंग होंग का कोई मुकाबला ही नहीं था। वह एक भी वार नहीं कर पाया, जबकि सीनियर उसका मजाक उड़ा रहा था। सीनियर ने जोरदार हमला किया और बहुत ताकत लगाकर शेंग होंग को नीचे गिरा दिया। अपने एआई इंटरफेस से लियू ने ली चियांग की फाइट देखी और उसे समझ आया कि सीनियर जानबूझकर दुश्मनी निकाल रहा है। ली चियांग शेंग होंग के ऊपर खड़ा होकर उसे बाल काले करने को कह रहा था, वरना और पिटाई करने की धमकी दे रहा था। बेपरवाह ली चियांग ने बाकी टीम से पूछा कि क्या कोई और उसे चैलेंज करना चाहता है। जब कोई आगे नहीं आया तो उसने मजाक में कहा कि उसके पैर में खुजली हो रही है और किसी को खुजलाने के लिए कहा। लियू डरा नहीं, वह लाइन से आगे आया, उस घमंडी सीनियर को सबक सिखाने के लिए तैयार था। जब ली चियांग ने उसका नाम पूछा तो लियू ने ठंडे लहजे में कहा कि वह उसका बाप है। गुस्से में पागल होकर ली चियांग उस पर झपटा, लेकिन लियू ने फुर्ती से हमले को चकमा दे दिया अपने टैक्टिकल एनालिसिस की बदौलत। लियू ने एक ऊंची किक को एकदम सही टाइमिंग के साथ काउंटर किया। उसने आसानी से सीनियर को हरा दिया और पूरी स्क्वाड के सामने उसे जमीन पर पटक दिया। लियू ने मजाक में कहा कि अगली बार जब ली चांग के पैर में खुजली हो तो उसे ज्यादा संभल कर रहना चाहिए। उस शाम बाद में फ्रेशर्स थोड़े आराम और मजे के लिए मैदान में जमा हुए।
लियू और झांगलिन एक साथ बैठे थे। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद आराम करते हुए एक अच्छा पल बिता रहे थे। झांगलिन प्यार से लियू के कंधे पर टिकी थी। उसके पास होने से वह काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसके रूममेट्स यह सब से हैरानी से देख रहे थे और नोट कर रहे थे कि कभी सबसे अलग रहने वाली स्कूल ब्यूटी अब गहरे प्यार में है। उन्हें एहसास हुआ कि झांगलिन, जो आमतौर पर बाकी सबको इग्नोर करती है, उसकी नजरें सिर्फ लियू पर थीं। शेंग होंग, जिसका चेहरा चोटिल था, वह भी दूर से उन्हें देख रहा था। एक रूममेट ने इस जोड़ी के बारे में गपशप करने की कोशिश की, लेकिन शेंग होंग ने उसे तुरंत चुप करा दिया। ये याद करते हुए कि कैसे लियू ने पहले उसके लिए स्टैंड लिया था, शेंग होंग ने लियू की इज्जत का बचाव किया। अचानक भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई जब एक स्पेशल गेस्ट स्टेज पर आया। यह चेन जुआन था, एक अमीर और मशहूर सीनियर जो फ्रेशर्स की जोरदार तालियों के बीच गिटार बजा रहा था। भीड़ में मौजूद लड़कियां उसके लुक्स और बैकग्राउंड पर फिदा थीं। वह एक अमीर खानदान का लड़का है। लियू इस नज़ारे को देख रहा था। वह सीनियर के बारे में जानता था, लेकिन इस शोर शराबे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मजाक में झांग लिन को चिढ़ाया कि वे इतनी चिपकी क्यों है, और देखा कि कैसे उसने अपना ठंडा बर्ताव छोड़ दिया है। झांग लिन ने माना कि उसका ऐसा बर्ताव सिर्फ दूसरों से बचने के लिए था, और वह उसके साथ बिताया हुआ समय पूरा कर रही है। उनकी प्यारी बातचीत तब रुक गई जब लियू के रूममेट्स ने उनके सरेआम प्यार जताने पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। स्टेज पर चेन जुआन ने अपना गाना खत्म किया और भीड़ का स्वागत किया। उसने अनाउंस किया कि वह किसी फीमेल फ्रेशर को अपने साथ एक गाना गाने के लिए बुलाना चाहता है। भीड़ में लगभग हर लड़की ने उत्साह से अपना हाथ उठाया, यह उम्मीद करते हुए कि कैंपस का स्टार उसे चुनेगा। लड़कियों को नजरअंदाज करते हुए चेन जुआन स्टेज से उतरा और सीधा भीड़ की ओर चलने लगा। वह सीधे जियांग लिन के पास गया, उसे माइक्रोफोन ऑफर किया और पूछा कि क्या वह गाना चाहती है। बिना एक पल की देरी के जियांग लिन ने प्यार से लेकिन साफ तौर पर उसके ऑफर को मना कर दिया, हार मानने को तैयार न होकर। चेन शुआन ने हार नहीं मानी और वादा किया कि अगर वह गाने के लिए मान जाए तो वह उसकी हर बात मानेगा। जियांग लिन ने मना कर दिया। एक बार फिर लियू ने सीनियर को साफ साफ स्टेज से जाने के लिए कहा, सबके सामने बेइज्जती होने से शर्मिंदा होकर। चेन जुआंग की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसे समझ आया कि अब उसकी बातों का कोई असर नहीं होगा। लियू को याद आया कि पिछली जिंदगी में चेन जुआंग ने उसका कितना पीछा किया था, और उसे अच्छा लगा कि इस बार उसने उसे चुना। अपनी इज्जत बचाने के लिए चेन जुआंग ने लियू को गिटार ड्यूएल के लिए चुनौती दी, ताकि पता चल सके कि कौन बेहतर है। लियू ने आराम से चुनौती स्वीकार की और अपने दुश्मन के साथ उस छोटे से स्टेज पर कदम रखा। चेन जुआंग पहले गया। फ्रेशर्स को डराने के लिए एक शानदार और मुश्किल धुन बजाते हुए उसने एक बढ़िया और बहुत तेज परफॉर्मेंस दी, जिसने चेन शुआन की परफॉर्मेंस को फीका कर दिया और पूरी भीड़ हैरान रह गई। लियू मोकियाओ से सबके सामने हारकर अपमानित हुआ ली चांग अपनी चोटिल पसलियों को पकड़कर बदला लेने की सोचने लगा। शाम की हवा में बाहर निकलते हुए उस गुस्से से भरे सीनियर ने फोन निकाला ताकि किसी को कॉल कर सके। उसने लियू मोकियाओ पर हमला करने का कहा और गुंडों के एक गैंग को उसे एक पुरानी गली में घेरने के लिए बोल दिया। गुस्से में दीवार पर मुक्का मारते हुए ली चांग ने कहा कि वे लियू को इतना मारे कि वह हमेशा के लिए डर जाए। आने वाले खतरे से बेखबर लियू शहर में एक अच्छी दुकान ढूंढने में लगा था। उसने एक खाली दुकान देखी, लेकिन खराब रोशनी और बेकार हालत की वजह से उसे तुरंत मना कर दिया। उसे एक बहुत बेहतर जगह मिल गई और उसने अगले दिन मालिक से बात करके सौदा पक्का करने का सोचा। जैसे ही बारिश शुरू हुई, लियू एक सुनसान कम रोशनी वाली गली से शॉर्टकट लेने लगा। तभी उसका रास्ता कुछ भारी भरकम काले कपड़े पहने गुंडों ने रोक लिया। उनका गंजा लीडर आगे आया और घमंड के साथ बताया कि यंग मास्टर ली चोंग ने उन्हें भेजा है। बिना घबराए लियू के एआई सिस्टम ने तुरंत खतरे को स्कैन किया और मुकाबले के हिसाब से तैयारी कर ली। लियू ने शांति से गुंडों से पूछा कि क्या वे उसके पुलिस बुलाने से नहीं डरते। लीडर हंसने लगा। आसपास कैमरों की कमी की तरफ इशारा करते हुए उसने दावा किया कि लियू को मौका तक नहीं मिलेगा। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ ल्यू बड़बड़ाता है कि यह उसके सेल्फ डिफेंस के नाम पर पूरी तरह से सही ठहराता है। उसके एआई टारगेटिंग सिस्टम के चालू होते ही उसकी आंखें चमकने लगती हैं और पहला गुंडा उस पर झपटता है। ल्यू आसानी से बच निकलता है, हड्डियां तोड़ देने वाले काउंटर अटैक से हमलावरों को हवा में उछाल देता है। उसकी हरकतें एकदम फुर्ती और ताकत की एक धुन सी हैं। कैलकुलेटेड वार करके वह पूरे ग्रुप को ढेर कर देता है। गंजा लीडर आखिरी बचा है और ल्यू तेजी से उसे दीवार के सहारे गला पकड़कर दबोच लेता है। वह गुंडा मेटल बैटन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यू उसे रोक लेता है और उसे गीली जमीन पर पटक देता है। हार चुके लीडर के ऊपर खड़े होकर ल्यू ठंडे दिमाग से पूछता है कि आखिर उन्हें किसने भेजा है। सच उगलवाने के लिए ल्यू उस आदमी के हाथ पर जोर से पैर रखता है, जिससे वह मजबूरी में सब बता देता है। गुंडा सब कबूल कर लेता है। हर बात से साफ है कि सेकंड ईयर सीनियर ली चेंग ने ल्यू को सबक सिखाने के लिए उन्हें पैसे दिए थे। तरस की भीख मांगते हुए चोट खाया हुआ गुंडा कहता है कि वे सिर्फ भाड़े के गुंडे थे और उन्हें नहीं पता था कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। कंफेशन लेने के बाद ल्यू उन्हें छोड़ देता है और कहता है कि वे पुलिस को सब कुछ बता दें। वह इमरजेंसी सर्विस को फोन करता है, हमले की जानकारी देता है और घायल लोगों के लिए एम्बुलेंस बुलाता है।
यह जानते हुए कि उसे ली चेंग के खिलाफ पक्के सबूत चाहिए, लियू को एहसास होता है कि उसे एक बार फिर अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। कैंपस आकर लियू आराम से रास्ते पर चल रहा है और इत्तेफाक से टकराता है। अकड़ से भरे ली चेंग से आमना सामना होता है। एक हल्की मुस्कान के साथ लियू उस सीनियर को सलाह देता है कि वह पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर ले। ली चेंग उलझन में है, लेकिन कुछ ही पल बाद एक पुलिस कार यूनिवर्सिटी के गेट पर आती है। अधिकारी ली चेंग के पास आते हैं, उसकी पहचान वेरीफाई करते हैं और उसे पूछताछ के लिए साथ चलने को कहते हैं। उसके गुस्से में भरे पिता का एक मैसेज उसकी बर्बादी पक्की कर देता है और ली चेंग को जबरदस्ती पुलिस कार की पिछली सीट पर बिठाया जाता है। अगले दिन लियू के कारनामों की चर्चा फ्रेशर्स के बीच जंगल की आग की तरह फैल जाती है। उसके गिटार ड्यूएल से लेकर उसकी जबरदस्त जीत तक मार्शल आर्ट्स क्लब के बाद सीनियर लियू पूरे स्कूल की चर्चा का विषय है। उसकी शोहरत में चार चांद लगाने के लिए स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वह इतना अमीर है कि एक पूरी कॉफी शॉप ही खरीद सकता है। यह खबर कि वह पार्ट टाइम काम करने वालों को रख रहा है उत्सुक स्टूडेंट्स को नौकरी के लिए अप्लाई करने को मजबूर करती है। नई खरीदी गई दुकान के अंदर ल्यू के दोस्त आवेदकों की भीड़ का इंटरव्यू लेने में मदद करते हैं। वे एक सख्त स्क्रीनिंग चलाते हैं, कैंडिडेट्स को ल्यू के पास भेजने से पहले बेसिक सर्विंग स्किल्स चेक कर रहे हैं। इस बीच ल्यू हिसाब किताब में बिजी है। उसे लगता है कि बिजनेस चलाने के लिए स्टेबल कैश फ्लो की जरूरत है। वह अपने एआई चिप को चालू करता है ताकि छुपकर हाई क्वालिटी एनिमेशन वीडियो बनाकर एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। अपनी आंख को एक डेटा पोर्ट की तरह यूज करके वह भारी फाइल्स को सीधे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव करता है। वह सोचता है कि झांग लिन ने पहले कितनी मेहनत की थी। क्लासेस और कई नौकरियां एक साथ संभालते हुए उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए लियो बिजनेस के स्टेबल होते ही पूरा कॉफी शॉप उसे गिफ्ट करने की प्लानिंग करता है। उसके रूममेट्स उसके बॉस वाले अंदाज से इंप्रेस होकर मजाक में उसके शानदार पलों को मिस करने का दुख जताते हैं। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए उसका एक दोस्त दरियादिली दिखाते हुए शॉप में मौजूद सबकी कॉफी का बिल देने की बात करता है। तभी झांगलिन आती है जो बहुत खूबसूरत लग रही है और सब तुरंत उसे बॉस की पत्नी कहकर बुलाते हैं। वह बैक ऑफिस की तरफ जाती है, जिससे लियू के दोस्त उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। अपने जूते उतारकर झांगलिन ऑफिस में अंदर आती है और खुशी खुशी लियू की गोद में बैठ जाती है। वे एक प्यार भरा पल शेयर करते हैं और लियू मजाक करते हुए उसे दोस्तों के सामने उसके नए टाइटल के बारे में चिढ़ाता है। प्यारी सी जादू झप्पी के बाद लियू तय करता है कि अब काम की सीरियस बात की जाए। वह दराज से एक पेपर निकालकर उसे देता है, शॉप का ऑफिशियल ट्रांसफर एग्रीमेंट। झांग लिन ये देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि यह सिर्फ एक छोटे से गिफ्ट से कहीं बढ़कर है। वह पहले मना कर देती है। वह नहीं चाहती कि सिर्फ डेटिंग की वजह से लियू उस पर इतना सारा पैसा खर्च करे। लियू उसका हाथ पकड़कर जोर देता है कि चूंकि वे साथ हैं तो उनके बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वह बताता है कि वह अपने एनिमेशन काम में इतना बिजी है कि इसे नहीं चला सकता और इस गिफ्ट को अपने गहरे भरोसे का एक सबूत बताता है। उसकी ईमानदारी से इमोशनल होकर झांग लिन आखिरकार जिम्मेदारी ले लेती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। अब ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर बनने के बाद लियू अपना मास्टर प्लान सामने लाता है, नए एआई जनरेटेड रेसिपीज की एक सीरीज। फिर वह अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता है, जो उसके बेहद पॉपुलर एनीमे प्रोजेक्ट के साथ एक खास प्रमोशनल क्रॉसओवर है। वे साथ बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है। प्रोडक्शन कॉस्ट फाइनल करते हैं और अपनी डेली सेल्स के टारगेट तय करते हैं। रात गहराने पर थकान महसूस होती है और वे आखिरकार एक अच्छी डिनर डेट के लिए बाहर निकलते हैं। देर रात वापस अपने डॉम पर लियो अपना लेटेस्ट एनिमेशन ऑनलाइन अपलोड करने के लिए लॉग इन करता है। वीडियो में शानदार नए कैरेक्टर डिजाइंस और बेहतरीन विजुअल्स हैं जो तुरंत दर्शकों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। भारी भीड़, लेकिन असली मजा तो प्रमोशनल ऑफर में है। उनकी दुकान से एक कॉफी खरीदे और एक फ्री कैरेक्टर ब्लाइंड बॉक्स पाएं। यह आइडिया इंटरनेट पर तहलका मचा देता है और फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि वे इस कॉम्बो को कहां से खरीद सकते हैं। अगली सुबह दुकान पर फैंस की लंबी लाइन लग जाती है। कस्टमर्स टेबल पर बैठते ही अपने बॉक्स फाड़कर खोलने लगते हैं, अपने पसंदीदा कैरेक्टर्स मिलने की खुशी में। हाइप तब सबसे ऊपर पहुंच जाती है जब अल्ट्रा रेयर हिडन फिगर सामने आता है और 10,000 युआन में बिकता है। अपने डॉर्म में वापस आकर बेहद उत्साहित जियांग लिन पहले दिन की धमाकेदार कमाई का हिसाब लगाती है और उसे पता चलता है कि उन्होंने लगभग 50,000 युआन कमा लिए हैं। यह जानते हुए कि डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है, लियू अपनी एआई शक्तियों का इस्तेमाल करके हवा में ही एक प्रोडक्शन मशीन बना देता है, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होने से वह तुरंत गिर पड़ता है। मेहनत से थका हुआ वह अपनी बहुत कम हुई एनर्जी को वापस पाने के लिए शुगर क्यूब्स खाने लगता है। शारीरिक थकान के बावजूद वह आगे बढ़ता है और एक फैक्ट्री को शुरू करने के लिए बारीकी से शेड्यूल तैयार करता है। यह जानते हुए कि वह अपने फैंस को इंतजार नहीं करा सकता, वह अपने एआई चिप की लिमिट्स को चेक करने का फैसला करता है। वह एक नई कहानी के लिए सख्त रूल्स सेट करता है, अपनी क्रिएटिव सीमाओं को आखिरी हद तक ले जाने के लिए तैयार है। अपनी शक्ति को ऑन करते ही डिजिटल इंटरफेस सामने आ जाता है। वह डेटा प्रोसेस करना शुरू कर देता है। वह हाईटेक ड्राइव को अपने वर्कर स्टेशन से कनेक्ट करता है, अपने अब तक के सबसे बड़े
प्रोजेक्ट को रेंडर करने के लिए तैयार है। वह बड़ी सावधानी से प्लॉट का स्ट्रक्चर तैयार करता है, यह पक्का करते हुए कि कहानी की टाइमलाइन और आने वाले ट्विस्ट एकदम परफेक्ट हों। पूरे सेटअप से संतुष्ट होकर वह आधिकारिक तौर पर इस बड़े प्रोजेक्ट को नाम देता है सीथफुल स्पेस टाइम। विजुअल कॉन्सेप्ट्स जीवंत हो उठते हैं, जिनमें डिटेल में कैरेक्टर डिजाइन दिखाई देते हैं जो एक डार्क रहस्यमयी दुनिया की ओर इशारा करते हैं। वह हार्डवेयर को फुल स्पीड पर डाल देता है और एक साथ ढेर सारे हाई क्वालिटी एपिसोड्स रेंडर करने लगता है। इतनी मेहनत की वजह से वो पूरी तरह थक गया है और आखिरकार उसे स्क्रीन से दूर हटना पड़ता है। वो इतनी थकान झेल नहीं पाता और सोफे पर गिरकर गहरी नींद में सो जाता है। कुछ देर बाद वो उसके अपार्टमेंट में गर्म खाना लेकर आती है और उसे अंधेरे में बेहोश पड़ा पाती है। उसकी तबीयत को लेकर परेशान होकर वो चुपचाप पास आती है और धीरे से उसका शरीर छूकर देखती है। उसका कोमल पहचाना हुआ स्पर्श उसे नींद से जगा देता है और उसे होश आता है। उसे वहां इंतजार करते देख वो हैरान है। वो मजाक में उसे अपनी छोटी सी चिपकू आत्मा कहता है। वे एक प्यारा पल साथ बिताते हैं, फिर वो अपने फोन पर देखता है और उसे एहसास होता है कि कितना वक्त गुजर गया है। वो नोट करता है कि नई चिप की बैटरी खपत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उसके पेट की जोरदार गुड़गुड़ाहट उसे याद दिलाती है कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। वो मजाक में उसे सेहत का ख्याल न रखने के लिए डांटती है और माथे पर उंगली मारकर उसे ठीक से खाना खाने को कहती है। बिना देरी किए वो खाना निकालती है और उसे गर्म करने लगती है जब वो माइक्रोवेव चला रही होती है। तभी उसे देर रात होने का अचानक एहसास होता है। वो घबराहट में दोबारा अपना फोन चेक करता है और अपने हॉस्टल के सख्त नियमों को लेकर उसे जो डर था वो सच साबित होता है। उसे समझ आता है कि उसने अपने डॉर्म का कर्फ्यू मिस कर दिया है और रात के लिए उसे बाहर लॉक कर दिया गया है। वो गर्म खाना लेकर वापस आती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। वो थकावट से बेहाल है, बुरी तरह थक चुकी है। वो बहुत तेजी से खाना खाने लगता है। हड़बड़ी में खाना खाते हुए उसे हिचकी लग जाती है, जिस पर वो पानी की बोतल लेकर उसकी तरफ दौड़ती है। जैसे ही उसे आराम मिलता है वो खिलखिलाकर हंसने लगती है और हमेशा गंभीर रहने वाले जीनियस का मजाक उड़ाती है कि वो कितनी अनाड़ी हरकतें कर रहा है। खाना खत्म करने के बाद वो धीरे से उसके डॉर्म के सख्त कर्फ्यू के मुद्दे पर बात छेड़ता है। वो अपना फोन चेक करती है और वक्त देकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हालात को स्वीकार करते हुए वो कंबल निकालता है और सोफे पर उसके सोने के लिए बिस्तर तैयार करने लगता है। वह जिद करता है कि वह आराम से सो जाए, जबकि वह जाकर कुछ थका देने वाला काम पूरा करना चाहता है, उसे अपनी हद से आगे जाने से रोकने के लिए। वह उसकी शर्ट पकड़ लेती है और उसे जाने से रोकती है। वह उसकी सेहत के लिए अपनी चिंता जताती है और उसे रात भर काम करने से मना कर देती है। उसकी परवाह देखकर वह मान जाता है और वे लिविंग रूम में साथ रहने पर सहमत हो जाते हैं। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, उसे वापस उस आरामदायक हल्की रोशनी वाली जगह ले जाता है जिसे उन्होंने बनाया है। वे गर्म कंबल के नीचे एक साथ सेट हो जाते हैं। माहौल काफी शांत हो रहा है क्योंकि उन दोनों में से कोई भी अभी थक नहीं है। वह कहती है कि टाइम पास करने के लिए कोई फिल्म देखते हैं। वह मान जाता है और प्रोजेक्टर चालू कर देता है। मूड के हिसाब से एक रोमांटिक फिल्म लगाता है। जैसे जैसे फिल्म चलती है वे धीरे धीरे चुंबक की तरह कंबल के नीचे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वह अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है और स्क्रीन पर चलते ड्रामे के बीच उसे अपने करीब थामे रखता है। फिल्म का गहरा रोमांस उनके बढ़ते जुड़ाव को बिल्कुल वैसा ही दिखाता है, जिससे बीच का खिंचाव और बढ़ा जाता है। वे एक दूसरे को गहराई से देखते हैं। उनके मन की अनकही बातें आखिरकार बाहर आने लगती हैं। आगे झुककर वे आखिरकार फासलों को मिटा देते हैं और एक जोशीला प्यारा सा किस करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। यह मीठा याद रहने वाला पल उन्हें थोड़ा घबराया हुआ लेकिन बेहद खुश कर देता है। वे एक दूसरे को कसकर थामे रखते हैं। आखिरकार उसकी बाहों का सुकून उसे गहरी नींद में सुला देता है। वह चुपचाप उसे सोते हुए देखता है, यह महसूस करते हुए कि यही शांत साथ वाला पल असली खुशी है। अगले दिन कैंपस में भारी उत्साह है क्योंकि पोस्टर एक बड़े लॉन्च इवेंट का विज्ञापन कर रहे हैं। छात्र डे एंड नाइट नाम के रहस्यमयी क्रिएटर की फिल्म के बारे में एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं। जब वह अपने डॉर्म के बाहर इंतजार कर रही होती है तो एक अमीर सीनियर छात्र अपनी शानदार लग्जरी कार में वहां आता है। वह उसे इस पॉपुलर इवेंट के वीआईपी टिकट देकर लुभाने की कोशिश करता है। वह अकड़ में शेखी बघारता है कि ये कीमती टिकट आम छात्रों को मिलना नामुमकिन है। उसके पैसों के इस दिखावे से बिल्कुल भी प्रभावित न होकर वह तुरंत उसके ऑफर को ठुकरा देती है। ठीक मौके पर उसका असली रूममेट और उसका पार्टनर एक साधारण से स्कूटर पर आ जाता है, जिसे लग्जरी कार की कोई परवाह नहीं है। वह खुशी खुशी उसके स्कूटर के पीछे बैठ जाती है और वह अमीर छात्र ड्राइवर सीट पर बैठा गुस्से में जलता रह जाता है। अपनी धाक जमाने के लिए बेताब वह सीनियर झूठा दावा करता है कि वह उस बड़े क्रिएटर को पर्सनली जानता है। वे उसकी फालतू बातों को पूरी तरह इग्नोर करके साथ निकल जाते हैं और उसे अपने ही घमंड में डूबा हुआ छोड़ जाते हैं। अपनी कार में अकेले वह सीनियर बड़े गर्व से एक फेक मर्चेंडाइज कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसे वह असली समझता है। बाद में वेन्यू पर ग्रुप पहुंचता है इस उम्मीद में कि किसी तरह खचाखच भरे शोकेस में एंट्री मिल जाए। वह अपने इनसाइडर कांटेक्ट को एक क्विक फोन कॉल करता है और बिना किसी परेशानी के अपने दोस्तों के लिए वीआईपी एक्सेस ले आता है।
इवेंट स्टाफ उन्हें इज्जत के साथ भीड़ से दूर ले जाकर सीधे वीआईपी सेक्शन में ले जाता है। उन्हें ऑडिटोरियम के बीच में सबसे अच्छी सीटों पर ले जाया जाता है, जो खास मेहमानों के लिए ही खाली रखी थीं। वह घमंडी सीनियर थोड़ी देर बाद पहुंचता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि उन्हें उससे कहीं बेहतर सीट मिल गई है। लाइट्स धीरे धीरे कम होती हैं और होस्ट स्टेज पर आकर ऑफिशियल तरीके से प्रोजेक्ट का खुलासा करती है। प्रीमियर ट्रेलर शुरू होता है, जिसमें जबरदस्त एक्शन वाली एक शानदार दुनिया दिखाई गई है। बेहतरीन विजुअल्स और लगातार एक्शन सीन्स देखकर पूरी भीड़ हैरान रह जाती है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी दंग रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी लाजवाब क्वालिटी कैसे आई। जैसे ही जबरदस्त तालियों के बीच ट्रेलर खत्म होता है, होस्ट उस बड़े क्रिएटर को स्टेज पर बुलाती है और वह कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। यह खुलासा मो कियाओ के दोस्तों को हैरान कर देता है। वे यकीन नहीं कर पाते। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका दोस्त ही वह बड़ा क्रिएटर है, लेकिन झांग लिन को जरा भी हैरानी नहीं होती। वह गर्व से फूली नहीं समा रही थी। पत्रकारों से घिरे हुए मो कियाओ प्रेस को बड़े आराम से हैंडल करता है और बताता है कि वह सिर्फ 20 साल का है। जब उससे वह अहम सवाल पूछा जाता है तो वह कहता है कि वह सिंगल नहीं है। फिर वह भीड़ को यह कहकर हैरान कर देता है कि वह अपने इस काम को सीरियलाइज नहीं करेगा। इसके उसने 500 एपिसोड्स एक साथ बड़े धमाके के साथ रिलीज करने का प्लान बनाया है, जिसे देखकर रिपोर्टर्स हैरान हैं। वे सवाल उठा रहे हैं कि इतना भारी काम आखिर कैसे मुमकिन है, और मुचियाओ इस मौके का फायदा उठाकर इंडस्ट्री के भविष्य के लिए एक रास्ता बना रहे हैं। वह एक नई एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो हाई परफॉर्मेंस जीपीयू पर चलती है, और यह इनोवेशन, जैसा कि वे समझाते हैं, बनाने का खर्चा और समय बहुत हद तक कम कर देगा। वह वादा करते हैं कि सही समय आने पर इस कमाल की तकनीक को दुनिया के सामने लाएंगे। ऑनलाइन इस खबर से खलबली मच गई है और फैंस उनके टैलेंट के दीवाने हो रहे हैं। हालांकि शक करने वाले भी सामने आ गए हैं, जो ये मान ही नहीं पा रहे कि कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का एनिमेशन बना सकता है। पर वफादार फैंस उन्हें जवाब दे रहे हैं और इन घमंडी लोगों को गलत साबित होते देखने के लिए बेताब हैं। इस शोर शराबे से दूर मुचियाओ देखते हैं कि जियांग लिन लाउंज सोफे पर गहरी नींद में सोई हुई है और वह अपनी चिपकू सी छोटी परी को धीरे से जगाते हैं। उससे इतना इंतजार करवाने के लिए माफी मांगते हैं। थकी हुई लेकिन खुश, वह उनके गर्मागर्म प्यारे गले मिलने के अंदाज में दुबक जाती है और हल्के उजाले वाले कमरे की शांति उन्हें और भी करीब ले आती है। वे एक प्यार भरा लंबा किस शेयर करते हैं जो उनकी नई पब्लिक लाइफ पर मुहर लगा देता है और उसे वापस डॉम तक छोड़ते हुए। पतझड़ का मौसम एकदम शांत लग रहा है। मो चियाओ उसे कसकर गले लगाते हैं और आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग लिन अभी उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है और एक और किस मांगती है, जिसे वह खुशी खुशी पूरा करते हैं और इस रोमांटिक रात को एक और मीठी जफी के साथ खत्म करते हैं। वापस उसके कमरे में उसकी रूममेट वान किंग एक शरारती मुस्कान के साथ इंतजार कर रही है। वान किंग मजाक उड़ाते हुए उनके लंबे और पब्लिक गुड बाय की नकल करती है। झेपते हुए जियांग लिन उसके साथ रिलेशन होने से इनकार करने की कोशिश करती है, पर वान किंग मानने को तैयार नहीं है। वह जियांग लिन को याद दिलाती है कि वह कैसे अपने टेडी बियर को गले लगाकर सोती थी, उसका नाम लेते हुए, और जियांग लिन का वीआईपी स्टेटस जानते हुए। वान किंग को एक सुनहरा मौका दिखाई देता है। वह जियांग लिन से विनती करती है कि वह उसे उस धमाकेदार एनिमेशन की एक अर्ल कॉपी दिला दे और बात को पक्का करने के लिए वान किंग 2 टॉप टियर हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के टिकट निकालती है। इसका ट्विस्ट, यह 2 लोगों के लिए एक बेहद रोमांटिक रात बिताने का मौका है। जियांग जियांग लिन की कल्पनाएं दौड़ने लगती हैं। यह सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया है। प्रलोभन से घिरी, वह तुरंत उस शैतानी सौदे के लिए मान जाती है। अगली सुबह मो कियाओ के रूममेट्स का बुरा हाल हो रहा होता है। उनके डॉर्म में वे उसे लगभग भगवान की तरह मानते हैं। मजाक में उसे डैड बुलाकर उसकी अच्छी नजरों में आने की कोशिश करते हैं। मो कियाओ उनकी इन ड्रामेबाज हरकतों पर हंस देता है और साफ तौर पर उस अजीब से सम्मान का मजा ले रहा होता है। वह खुशी खुशी एक हार्ड ड्राइव थमा देता है जिसमें मनचाही एनिमेशन फाइलें होती हैं। बाद में जियांग लिन से मिलते हुए मो कियाओ सोच समझकर उसके लिए ताज़ा नाश्ता लाता है। वह उसे वह हार्ड ड्राइव भी देता है जिसमें वे रॉ फाइलें हैं जो उसने मांगी थीं। जैसे ही वह उसके माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, वह अजीब तरह से पीछे हट जाती है। उसकी अचानक आई शर्म उसे उलझन में डाल देती है, लेकिन वह जल्दी से इसे यह कहकर टाल देती है कि कुछ नहीं हुआ। अपनी क्लास में पहुंचने पर मो कियाओ का स्वागत उसके साथियों की खामोशी से होता है। एक क्लासमेट मानता है कि उन्हें आखिरकार समझ आ गया है कि स्कूल की टॉप ब्यूटी ने उसे क्यों चुना। यह एहसास कि वह एक असली जीनियस है, उसने पूरी तरह से उनका नजरिया बदल दिया है। बाद में मो कियाओ और जियांग लिन निकल पड़ते हैं हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट की ओर। मो कियाओ को यह जानकर हैरानी होती है कि उसने यह अचानक रोमांटिक ट्रिप प्लान की है। जियांग लिन बताती है कि टिकटें उन फाइलों के बदले वान किंग से ली गई एक रिश्वत थीं। फिर वह एक राज कबूल करती है जो उसने सालों से अपने अंदर दबा रखा था। वह बताती है कि वह जूनियर हाई के दिनों से ही उस पर ध्यान दे रही है। एक फ्लैशबैक हमें बारिश भरी उनके पुराने दिनों की एक यादगार शाम में ले जाता है। एक छोटी झांग लिन सड़क पर गिर गई थी, उसका टखना बुरी तरह मुड़ गया था। मो कियाओ दौड़कर आया था और भारी बारिश में उसने अपना हाथ बढ़ाया था, खुद को हीरो बताते हुए। उसने उसे उठाकर ले जाने की पेशकश की। उसने उसे पीठ पर बिठाकर पूरे रास्ते क्लिनिक तक पहुंचाया।
एक ऐसा पल जिसे वह कभी नहीं भूली। क्लिनिक में एक युवा मो कियाओ ने रिकॉर्ड के लिए आत्मविश्वास के साथ अपना पूरा नाम बताया था। वापस वर्तमान में झांग लिन मानती है कि उसने तभी उसका नाम याद कर लिया था, शानदार हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट पहुंचकर। यह जोड़ा खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेता है। उनका प्राइवेट स्वीट बहुत शानदार है, लेकिन एक बात जियांग लिन को हैरान कर देती है। यह एहसास कि वहां सिर्फ एक बिस्तर है, वह इसके मतलब से बुरी तरह घबरा जाती है। मो कियाओ शांत रहने की कोशिश करता है, हालांकि कमरे का तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। अपनी घबराहट कम करने के लिए वह बाहर निकलता है और भाप से भरे आउटडोर पूल में उतर जाता है। जल्द ही जियांग लिन उसके पास आ जाती है और धीरे से पानी में कदम रखती है। जैसे ही मोकियाओ धुंधली गर्मी के बीच उसके करीब आती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह धीरे से उससे चिपक जाती है और बताती है कि वह उसकी तेज धड़कनें सुन सकती है। नहाने के बाद वे लिविंग रूम में आराम करते हैं, एक शांत पल बिताते हुए। लियू मोकिया उसके पैरों की मालिश करना शुरू करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने हाई स्कूल में चोट लगने के बाद की थी। उसकी इस परवाह को देखकर जियांग लिन आगे बढ़ती है और उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। जुनून का सैलाब सोफे तक पहुंच जाता है, जहां दोनों एक गहरी और सांसें रोक देने वाली किस शेयर करते हैं। जियांग लिन मजाक में माहौल को हल्का करती है और चिढ़ाती है कि कैसे निडर लियू मोकियाओ को उसने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। मोकियाओ उसकी बातों का आनंद लेता है और मानता है कि केवल वही है जो उसके अक्सर तेज चलने वाले दिमाग को पूरी तरह से हैंग कर सकती है। सोने का फैसला करते हुए मोकियाओ बिना हिचकिचाए नींद में डूबी जियांग लिन को अपनी बाहों में उठा लेता है और धीरे से उसे बेडरूम में ले जाता है। बिस्तर पर लेटने के बाद रोमांस एक बार फिर बढ़ जाता है। वह अपना क्रश जाहिर करती है, जो जूनियर हाई के दिनों से था, जिस पर उसका बहुत ही स्मूथ जवाब आता है कि वह तो शायद पिछले जन्म से ही उस पर फिदा है। सुबह होते होते प्यार अपने चरम पर पहुंच जाता है। जियांग लिन नींद में ही कुछ बुदबुदाती है, जिससे मोकियाओ पूरी तरह प्यार में खो जाता है। वह चुपचाप कसम खाता है कि वह अपनी बाकी पूरी जिंदगी उसे खुश रखने में बिताएगा।